Properties of Riemann integral. Theorem is if f and g are bounded and integrable functions on closed interval ab with the condition that fx less than equal to gx and x belongs to closed interval ab, then integration from a to b fx dx less than equal to integration from a to b g dx. इसमें क्या है हमारे पास कि वी आर गिवन टू फंक्शंस एफ एक्स और जी एक्स, और कंडीशन है कि अगर एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू जी एक्स तो रिमेन इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स का और जी एक्स का, अगर आपका एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू जी एक्स है तो रिमेन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स होगा। अब अगर हमने इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, अब हमें पता है कि फंक्शन से इंटीग्रेशन लाने के लिए हमें चाहिए कि लोअर सम अपर सम लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल, इफ़ द फंक्शन इज रिमेन इंटीग्रेबल देन लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल विल बी इक्वल। तो इसके लिए हमने क्या लिया है कि स्मॉल एम एंड कैपिटल एम दीज आर टेकन फॉर द फंक्शन एफ एक्स एंड द टर्म्स ऑफ डैश एम डैश और कैपिटल एम डैश these are taken for the function gx. Now m is the greatest lower bound, capital M is the least upper bound for the function f, m dash greatest lower bound and capital M dash least upper bound of the function gx. So according to its property small m less than equal to fx less than equal to gx less than equal to capital M dash। ये क्यों आया, क्योंकि fx लेस दैन इक्वल टू gx गिवन है और जो एफ एक्स है वो आएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू स्मॉल एम इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और जो जी एक्स है वो आएगा लेस दैन इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन जी एक्स। तो यहाँ से हम सिर्फ इससे हमें क्लियर है कि एम लेस दैन इक्वल टू एम डैश और कैपिटल एम लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम डैश, क्योंकि हमें गिवन है कि एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू जी एक्स है। अब हमें लोअर इंटीग्रल निकालना है अपर इंटीग्रल निकालना है, उसके लिए हमें लोअर सम लेना है। लोअर सम क्या आएगा, लोअर सम है हमारे पास स्मॉल एम आर डेल्टा आर, अपर सम है कैपिटल एम आर डेल्टा आर। हम इनका लोअर सम निकाल लेंगे और वही इनइक्वालिटीज़ में पुट करेंगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी एल एफ पी लेस दैन इक्वल टू एल जी पी। एल जी पी इज़ द लोअर सम फॉर द फंक्शन जी एंड द पार्टीशन पी एंड एल एफ पी इज़ द लोअर सम फॉर द फंक्शन एफ एंड द पार्टीशन पी। सिमिलरली हमारे पास यू एफ पी के लिए भी सेम इनइक्वालिटी आ जाएगी, एल एफ पी लेस दैन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, क्योंकि हमारे पास जो लोअर इंटीग्रल है दैट इज़ द सुप्रीमम ऑफ दैट फंक्शन, और अपर इंटीग्रल इज़ द इनफीमम ऑफ यू एफ पी। तो ये इनइक्वालिटीज़ हमने इसमें पुट की, तो एल एफ पी लेस दैन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, और इससे अपोजिट क्या आ जाएगा अपर इंटीग्रल लेस दैन इक्वल टू यू जी पी। तो ये इनइक्वालिटीज़ इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा लोअर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स लेस दैन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स एंड सेम फॉर द अपर इंटीग्रल। अब नाउ इट इज़ गिवन दैट द फंक्शन इज रिमेन इंटीग्रल, तो नाउ वी कैन चेंज द लोअर एंड अपर इंटीग्रल with the simple integration from a to b f of x dx less than equal to integration from a to b g dx। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर आपके पास एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू जी एक्स है तो इनका जो रिमेन इंटीग्रल है वो भी इसी इनइक्वालिटी को रिजर्व करेगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव द सेकंड थ्योरम, इफ़ एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी, सी इज़ अ रियल नंबर, then CF is integrable on the closed interval AB. Moreover, integration from A to B CF dx is equal to C integration from A to B F dx। अब दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है और C कोई भी रियल नंबर है अगर आप उस रियल नंबर को इसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो CF, वो भी हमारा इंटीग्रेबल होगा। एक तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि दैट सी एफ इज़ इंटीग्रेबल, सेकेंड हमने प्रूव करना है कि ए टू बी सी एफ डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। अब इंटीग्रेबल के लिए हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे कि हमने पहले किया है कि फंक्शन जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी वो थी हमारी यू एफ पी माइनस एल एफ पी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। तो वही कंडीशन हम किसके लिए यूज़ करेंगे, वही कंडीशन हम इसके लिए यूज़ करेंगे।
वही कंडीशन हम सी एफ फंक्शन के लिए यूज़ करेंगे। एक चीज़ तो हमने ये प्रूव करनी है और सेकंड हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी सी एफ डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स। अब ये प्रूव करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है यू सी एफ पी और एल सी एफ पी। यू सी एफ पी इज़ द अपर सम फॉर द फंक्शन सी एफ and the partition P and LCFP is the lower sum for the function f and partition P। अब इसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर दीज आर फॉर द फंक्शन f और जो डैश की टर्म है दीज आर फॉर द फंक्शन सी एफ। तो इसी तरह हमने ये वैल्यूज निकाल ली है, LCFP आ जाएगा, UCFP आ जाएगा, इनको हम माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है UCFP माइनस LCFP। दिस इज़ क्योंकि C इज़ द रियल नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर C पॉजिटिव है तो हमारे पास जो ये आ जाएगा C इंटू UFP माइनस LFP। नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा। अब इनको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखने के लिए C और माइनस C को हम मॉडुलस ऑफ C लिख देते हैं। तो UCFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन बाय मॉड ऑफ C, तो वी कैन राइट इट एज एप्सिलॉन। तो ये चीज़ तो हमारी हो गई प्रूव। सेकंड हमने प्रूव करना है कि दिस इज़ इक्वल टू C इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी सी एफ डी एक्स, ठीक है। जब फंक्शन हमारा स्टेटमेंट में गिवन है f इज़ इंटीग्रेबल, हम प्रूव कर चुके सी एफ इज़ इंटीग्रेबल, तो सी एफ के लिए जो लोअर और अपर इंटीग्रेशन है वो दोनों इक्वल आएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी सी एफ डी एक्स दिस इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल, और अपर इंटीग्रल हमारी डेफिनेशन किया था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यू सी एफ पी। तो हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ, हम C इज़ द रियल नंबर तो C यू एफ पी C एल एफ पी। किस केस में, अगर C पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो ये U L में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर C ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यू एफ पी, C लीस्ट अपर बाउंड ऑफ यू एफ पी। अगर C पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यू एफ पी, दिस कैन बी रिटन एज बाय डेफिनेशन अपर इंटीग्रल, अदर इज लोअर इंटीग्रल बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्योंकि फंक्शन इंटीग्रेशन है तो तीनों इक्वल आ जाएंगे, एंड द सेम फॉर द फंक्शन सी एफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ एफ इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन ए बी then mode of f is also bounded and integrable. Moreover, we have to prove that modulus of integration of a to b f dx this will be strictly less than equal to a to b mod of f into dx। अब ये थ्योरम है, दिस इज़ आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ रीमैन इंटीग्रल, लेकिन द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम मे और मे नॉट बी ट्रू। अब इस थ्योरम में क्या था कि अगर फंक्शन बाउंडेड और इंटीग्रेबल है तो जो मॉडुलस एफ है वो भी बाउंडेड और इंटीग्रेबल होगा। इसका कन्वर्स क्या आ जाएगा, इसका कन्वर्स आएगा कि इफ़ द मोड एफ इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल देन इट मे और तो जो फंक्शन एफ आएगा वो मे और मे नॉट बी इंटीग्रेबल। तो इसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास। अगर हम अज्यूम करते हैं कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 इफ़ एक्स इज़ ए रैशनल नंबर, -1 इफ़ एक्स इज़ इरेशनल नंबर। तो जब हम इसका लोअर इंटीग्रेशन करेंगे, लोअर इंटीग्रल आपको लोअर इंटीग्रल हमारे पास -1 आ जाएगा, अपर इंटीग्रल हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मोड ऑफ एफ एक्स 1 और जो मोड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल दीज आर नॉट इक्वल, तो द फंक्शन इज़ नॉट इंटीग्रेबल। लेकिन जब हम इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो मोड ऑफ एफ एक्स लोअर और अपर दोनों के केस में इक्वल आएगा, देन द फंक्शन इज़ इंटीग्रेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट इफ़ एफ एंड जी आर टू इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी सच दैट मोड जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम देन एफ बाई जी इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी। इनके प्रूफ ऑफ बुक में से भी रीड कर सकते हो, प्रूफ ऑलमोस्ट सबके सेम ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट इफ़ एफ एंड जी आर टू इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी और एफ प्लस जी भी इंटीग्रेबल होगा, बट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम मे और मे नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट इज इफ एफ एंड जी आर टू इंटीग्रेबल फंक्शन देन एफ जी इज़ आल्सो इंटीग्रेबल। अब जो हमने थ्योरम की जो हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि
f और g both are integrable, then f plus g may or may not be integrable. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। एफ एक्स है हमारा 0 इफ़ एक्स इज़ ए रैशनल नंबर, 1 इफ़ एक्स इज़ इरेशनल नंबर। इस फंक्शन के केस में हमारे पास जो लोअर इंटीग्रल आएगा जब आप सोल्व करोगे तो 0 आएगा, अपर इंटीग्रल आपका 1 आएगा। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, द फंक्शन एफ एक्स इज़ नॉट इंटीग्रेबल, क्योंकि लोअर और अपर इंटीग्रल की वैल्यू डिफरेंट है। सिमिलरली इन द केस ऑफ जी एक्स, इसमें भी आपका फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल नहीं आएगा। लेकिन जब हम एफ प्लस जी करेंगे, एफ प्लस जी आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम रैशनल का केस लेते हैं तो उस केस में एफ़ की वैल्यू 0 है और जी की वैल्यू 1 है, तो एफ़ प्लस जी हमारा 1 आ गया। सिमिलरली जब आप इरेशनल का केस लोगे तो उसमें इसकी वैल्यू 1 है और जी की वैल्यू 0 है, तो उस केस में भी 1 आ गया। तो इसमें हमारे पास लोअर इंटीग्रल भी 1 आ जाएगा फॉर एफ प्लस जी एंड अपर इंटीग्रल भी 1 आ जाएगा फॉर एफ प्लस जी। हैंस दिस इज़ रिमेन इंटीग्रेबल। यानी कि प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर f प्लस जी रिमेन इंटीग्रेबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों फंक्शंस f और g रिमेन इंटीग्रेबल होंगे, लेकिन जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू है कि f प्लस जी रिमेन इंटीग्रेबल है तो f प्लस जी भी इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम इज़ द केस फॉर एफ जी कि इफ़ द फंक्शन f एंड g बोथ आर इंटीग्रेबल देन एफ जी इज़ इंटीग्रेबल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू फंक्शंस। But if we take f g is integrable then the function f and g may or may not be integrable. इसके लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया 1, एफ एक्स रैशनल है तो उसकी वैल्यू 1 है, अगर x इरेशनल है तो -1 है। सेम फॉर जी एक्स, अगर x रैशनल है तो -1 है और इरेशनल है तो 1 है। तो सिमिलरली अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे लोअर और अपर इंटीग्रल, तो एफ एक्स का 1 आ जाएगा अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल आपका -1 आ जाएगा। तो द फंक्शन इज़ नॉट रिमेन इंटीग्रेबल। सेम केस फंक्शन इज़ जी एक्स इज़ नॉट रिमेन इंटीग्रेबल। लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इफ़ एक्स इज़ रैशनल नंबर and also -1 into 1, this is -1 when x is irrational number। तो इसमें लोअर और अपर इंटीग्रल दोनों हमारा -1 आ जाएगा। तो hence the function f g is integrable but the converse that is f and g may or may not be integrable. Now the next theorem is if f is integrable on a b and m small m and capital M, these are the greatest lower bound least upper bound, then we have to prove that integration from a to b fx dx this is equal to lambda into b minus a, or where lambda lies between small m and capital M, that is lambda lies between greatest lower bound and least upper bound of the function f। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ये हम इनइक्वलिटी से करेंगे। अब जैसे हमारे पास है फंक्शन f है तो वही हमने पार्टीशन p लिया, स्मॉल m कैपिटल M ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड, एंड इन द पार्टीशन हमारे पास जो आर एच सब इंटरवल था उसके लिए हमने लिए हैं स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर। जैसे कि हमने प्रीवियस थ्योरम्स में ये इनइक्वलिटी की थी, m लेस दैन इक्वल टू एम आर लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस दैन इक्वल टू m समेशन ऑफ एम आर डेल्टा, ये हम पीछे वाली थ्योरम्स में कर चुके। अब जैसे कि हमें पता है कि जो लोअर इंटीग्रल है दिस इज़ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लोअर सम, अपर इंटीग्रल इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अपर सम। ये आप अप्लाई करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अपर इंटीग्रल लेस दैन इक्वल टू यू एफ पी एज द फंक्शन इज़ इंटीग्रेबल, तो हम अपर इंटीग्रल को सिंपल इंटीग्रेबल भी लिख सकते हैं। तो इन इक्वेशन से हमारे पास ये इनइक्वलिटी आ जाएगी। इस इनइक्वलिटी को हम क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे सोल्व करने के लिए। अब यहाँ से डिवाइडिंग दिस बाय b माइनस ए, तो हमारे पास स्मॉल m लेस दैन इक्वल टू 1 बाय b माइनस ए इंटीग्रेशन लेस दैन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस ए। अब जो ये टर्म है 1 बाय b माइनस ए इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय b माइनस ए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू b माइनस ए। यही हमने प्रूव करना था। हमने क्या किया, जो पहले वाली इनइक्वलिटीज़ है उसको यूज़ किया है। ठीक है, जो जिस फॉर्म में हमने लेके आना था
उस इनइक्वालिटी को यूज़ किया, उस टर्म को लैम्डा के इक्वल पुट किया, क्योंकि लैम्डा गिवन है कि स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम के बीच में लाइज करता है. नाउ यूजिंग दिस थ्योरम वी विल प्रूव द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम. आपने इसकी स्टेटमेंट भी लर्न करनी है, तो ऐसे भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द रिमेन इंटीग्रेबल. तो यहाँ पे हमारे पास है एफ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए एफ ऑफ सी. अब जो अभी हमने थ्योरम की थी उसमें क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी माइनस ए, और यहाँ हमारे पास है बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी. यहाँ क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे लैम्डा था वहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ सी आ गया. लैम्डा भी क्या था कि दैट लाइज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, तो हमने यहाँ पे, और यहाँ पे जो सी है, सी क्या है, दैट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इनइक्वालिटी हम पहले वाली ही यूज़ करेंगे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी माइनस ए, जो हमने पीछे वाली थ्योरम में प्रूव किया था. ठीक है, तो यहाँ पे एफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, देयरफॉर इट टेक्स एवरी वैल्यूज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम. ठीक है, हम उस वैल्यूज़ को अज्यूम कर देते हैं कि लेट दिस इज इक्वल टू दिस विल बी एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एफ ऑफ सी. तो यही हमने प्रूव करना था. ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम हमारे पास ये एग्जांपल्स है. प्रूव द इनइक्वालिटी √3/8 लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 टू π/3 sin x/x dx लेस देन इक्वल टू √2/6. अब हमने इस थ्योरम जो ये वाली, अब जो ये है हमारे पास इक्वेशन है स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए. हमने इस इनइक्वालिटी को यूज़ करके एक एग्जांपल प्रूव करना है. इसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है, ए बी हमें गिवन है π/4 और π/3. स्मॉल एम चाहिए, स्मॉल एम क्या आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन एफ, इसके लिए हमें एफ चाहिए. कैपिटल एम आएगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन एफ. ठीक है, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. अगर इंक्रीजिंग है तो फंक्शन जो लोअर लिमिट पे जो वैल्यू आएगी वो हमारा लोअर बाउंड आ जाएगा, और अपर लिमिट पे आएगी वो अपर बाउंड आ जाएगा. लेकिन अगर डिक्रीजिंग है तो जो लोअर लिमिट पे वैल्यू है वो हमारी अपर आएगी, और जो अपर लिमिट पे है वो हमारी लोअर आ जाएगी. तो हमारे पास है एफ एक्स, हमने एज्यूम किया साइन x/x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया विद इन दिस इंटरवल. जैसे कि हमें पता है x लेस देन इक्वल टू टेंजेंट x होता है, तो दिस फंक्शन x माइनस टेंजेंट x नेगेटिव, तो लेस देन 0 एफ डैश एक्स लेस देन 0 द फंक्शन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग है तो स्मॉल m आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल m विल बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन f. वो किस पे आएगा, स्मॉल m आएगा π/3 पे, दैट इज़ द अपर लिमिट. तो ये सोल्व किया तो ये आ गया. कैपिटल M आएगा हमारे पास f ऑफ π/4 पे. नाउ द एस्टिमेटेड वैल्यू, अब हमने वो इनइक्वालिटी यूज़ की, वहाँ पे हम स्मॉल m कैपिटल M a b इनको पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रूव द इनइक्वालिटी 1 लेस देन इक्वल टू 0 to 1 e⁻x² dx. या तो हमारे पास ये है कि हम इसको फिर से एफ एक्स लें, ठीक है, स्मॉल एम कैपिटल एम लें, लेकिन ये फंक्शन काफ़ी सिंपल लग रहा है तो इसीलिए हम डायरेक्ट इनइक्वालिटी ही यूज़ कर लेंगे. लोअर लिमिट इज़ 0, अपर लिमिट इज़ 1, दीज आर ऑफ x, तो x लाइज बिटवीन 0 एंड 1. अब हमें चाहिए e⁻x², तो टेकिंग पहले हम x² लेंगे, तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू 1. अब यही वैल्यू हम किसके लिए लेंगे, ले लेंगे, e⁻0 आ जाएगी. ठीक है, और e⁻x² आ जाएगी, e⁻1 आ जाएगी. ये इनइक्वालिटी आ गई, e⁻0 इज़ 1. अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन करके सोल्व करेंगे तो जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो हमारी आ जाएगी. बस यही करना था इसमें.